अरे बुढ़िया, तू फिर आ गई? अभी पिछले महीने ही तो ले गई थी। क्या तेरा पेट है या कुआं? घर में एक दाना नहीं है। मेरी पोती कल रात से भूखी है। सरकार जो कोटा भेजती है बस वही दे दो। सुना है फौजियों को बहुत पैसा मिलता है मरने के बाद। सब डकार गई क्या बुढ़िया? दोस्तों, एक बूढ़ी माँ की कमर पर उम्र का बोझ उतना नहीं होता जितना अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ होता है। जब एक बेटा सीमा पर अपनी जान देता है तो तिरंगा सिर्फ उसके शरीर पर नहीं लिपटता बल्कि उस पूरे परिवार की रूह पर लिपट जाता है। लेकिन सोचिए, उस शहीद की माँ का क्या हाल होता होगा जब वो अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी मांगने जाए और उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाए। आज की कहानी खून खौला देने वाली है, आंखों में आंसू लाने वाली है और कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली है। इस कहानी के अंत में जो हुआ वो हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो वर्दी की कीमत नहीं समझता। चलिए शुरू करते हैं आज की ये भावुक कर देने वाली कहानी। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। उत्तर भारत का वो छोटा सा गांव रामगढ़ दोपहर की गर्मी में जल रहा था। धूल भरी सड़कें सुनसान पड़ी थीं, लेकिन गांव के बीचों बीच बनी सरकारी राशन की दुकान के बाहर एक लंबी लाइन लगी थी। पसीने में तरबतर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी लाइन के सबसे आखिर में अपने पुराने और घिसे हुए चप्पल को संभालती हुई खड़ी थी 65 साल की शांति देवी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, आंखें कमजोर हो चुकी थीं और कमर समय और दुख के बोझ से थोड़ी झुक गई थी। शांति देवी के हाथ में एक पुराना मैला सा कपड़े का थैला था और दूसरे हाथ में राशन कार्ड, जिसे उन्होंने ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। शांति देवी के लिए ये राशन कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी और उनकी 8 साल की पोती परी के जीने का सहारा था। 3 साल पहले जब उनका इकलौता बेटा मेजर अजय सिंह सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ था, तब उन्हें लगा था कि उनकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन अजय की निशानी उसकी बेटी परी के लिए शाह अंति देवी ने अपने आंसुओं को पी लिया और पत्थर बनकर जीने लगी। पेंशन के कागज दफ्तरों की फाइलों में कहीं दबे पड़े थे और घर का चूल्हा जलाने के लिए सरकारी राशन ही एकमात्र उम्मीद थी। दुकान के अंदर गद्दी पर बैठा था लाला धनीराम। धनीराम उस गांव का वो नाम था जिससे हर गरीब नफरत करता था, लेकिन मजबूरी में उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। मोटा शरीर, पान से रंगे दांत और आंखों में लालच की चमक। धनीराम राशन कम तौलता था, दाम ज्यादा बताता था और अगर कोई गरीब उससे सवाल करे तो उसकी ऐसी बेइज्जती करता था कि सामने वाला जीते जी मर जाए। उसे इस बात का घमंड था कि गांव का मुखिया उसका रिश्तेदार है और ऊपर तक उसकी पहुंच है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गर्मी से शांति देवी का सिर चकरा रहा था। सुबह से उन्होंने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था ताकि अगर राशन मिलने में देर हो जाए तो घर में बची हुई आखिरी सूखी रोटी वो अपनी पोती को खिला सके। उनके सामने खड़े लोग धनीराम की गालियां सुन सुनकर राशन ले रहे थे। एक गरीब मजदूर ने जब कहा कि लाला जी चावल में कंकड़ बहुत हैं, तो धनीराम चिल्लाया, अबे ओ भिखारी, तुझे 5 रुपये किलो में बासमती चाहिए क्या? लेना है तो ले, वरना निकल यहां से, मेरे पास और भी काम है। मजदूर चुपचाप वो कंकड़ वाला राशन लेकर चला गया। धनीराम का ये रोज का नाटक था। उसे गरीबों की लाचारी पर हंसने में एक पैशाचिक आनंद मिलता था। घंटों के इंतजार के बाद जब सूरज ढलने को था, शांति देवी की बारी आई। वो कांपते हाथों से काउंटर तक पहुंची और अपना राशन कार्ड आगे बढ़ाया। धनीराम ने मुंह में भरा पान पीकदान में थूका और गंदी नजरों से शांति देवी को देखा। उसने राशन कार्ड को ऐसे उठाया जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। अरे बुढ़िया, तू फिर आ गई, धनीराम ने हिकारत से कहा। अभी पिछले महीने ही तो ले गई थी। क्या तेरा पेट है या कुआं? सब हजम कर गई। शांति देवी ने हाथ जोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा पिछला महीना तो कब का बीत गया। घर में एक दाना नहीं है। मेरी पोती कल रात से भूखी है। सरकार जो कोटा भेजती है बस वही दे दो, मैं ज्यादा नहीं मांग रही। धनीराम ने जोर से ठहाका लगाया और अपनी मेज पर हाथ मारा। सरकार भेजती है? अरे सरकार तो बहुत कुछ भेजती है, पर यहां तक आते आते सब हवा हो जाता है। देख बुढ़िया, आज का कोटा खत्म हो गया है, अब अगले हफ्ते आना। शांति देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले हफ्ते?
तब तक तो वो और उनकी पोती भूख से मर जाएंगे। उन्होंने दुकान के पीछे रखे अनाज के बोरों की तरफ देखा। वहां बोरों का अंबार लगा था। बेटा, झूठ क्यों बोलते हो? वो देखो पीछे कितना अनाज रखा है। मुझे बस 5 किलो चावल और थोड़ा सा गेहूं दे दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। शांति देवी ने अपनी लाठी किनारे रखी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। धनीराम का पारा चढ़ गया। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उसकी चोरी पकड़े या उससे सवाल करे। उसने गुस्से में राशन कार्ड को शांति देवी के मुंह पर दे मारा। कार्ड जमीन पर गिर गया। जब मैंने बोल दिया कि राशन नहीं है तो नहीं है। ये जो पीछे रखा है वो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, सरकारी खैरात नहीं है ये। और वैसे भी तेरे बेटे की तो बड़ी खबरें छपी थी अखबार में, बहुत बड़ा हीरो था ना वो। तो क्या छोड़ के नहीं गया तेरे लिए कुछ? सुना है फौजियों को बहुत पैसा मिलता है मरने के बाद। सब डकार गई क्या बुढ़िया? ये शब्द शांति देवी के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। उनके बेटे की शहादत का ऐसा भद्दा मजाक। उनका बेटा जिसने इस देश की मिट्टी के लिए, इन जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाईं, आज उसी बेटे के नाम पर उन्हें जलील किया जा रहा था। असन जल करकू को शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये लाचारी के नहीं, गुस्से के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, खबरदार धनीराम, मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। उसने देश के लिए जान दी है, उसका खून बिकाऊ नहीं था। उसे लगा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी कोई औकात नहीं, वो उसे आंख दिखा रही है। उसने काउंटर से बाहर निकलकर शांति देवी के हाथ से उनका थैला छीना और सड़क पर दूर फेंक दिया। चल निकल यहां से। देश के लिए जान दी है, बड़ा आया देशभक्त। अगर इतना ही शौक था देश सेवा का तो तुझे भी साथ ले जाता। यहां मेरे दिमाग की दही करने क्यों छोड़ गया? अरे ओ लोगों, देख क्या रहे हो? हटाओ इस पागल बुढ़िया को यहां से, वरना मैं दुकान बंद कर दूंगा और किसी को राशन नहीं मिलेगा। भीड़ में खड़े लोग सब तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि धनीराम के खिलाफ बोले। सबको अपने पेट की चिंता थी। 2 लोग आगे आए और उन्होंने शांति देवी को बांह से पकड़कर किनारे करना चाहा। शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके घुटने छिल गए। वो धूल में पड़ी पड़ी रो रही थीं, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि इस समाज के लिए जो इतना गिर चुका था। उनका थैला दूर धूल में पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उनकी इज्जत को आज धनीराम ने धूल में मिला दिया था। धनीराम अपनी जीत पर मुस्कुराया और वापस गद्दी पर बैठने ही वाला था कि तभी गांव की खामोश फिजा में एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये आवाज किसी सामान्य गाड़ी की नहीं थी। ये आवाज थी भारी टायरों की, शक्तिशाली इंजन की। जमीन में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। लाइन में खड़े लोग जो अब तक बुत बने हुए थे, पीछे मुड़कर देखने लगे। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते धूल के उस गुबार को चीरते हुए सेना का एक बड़ा ट्रक, सैनिक वाहन दिखाई दिया। गहरा हरा रंग, उस पर बना भारतीय सेना का निशान और आगे लहराता हुआ छोटा सा तिरंगा ट्रक की रफ्तार बता रही थी कि उसमें बैठे लोग किसी मकसद से आए हैं। ट्रक सीधा राशन की दुकान की तरफ आया और एक जोरदार ब्रेक के साथ रुका। ब्रेक लगने से उड़ी धूल धनीराम की दुकान के अंदर तक घुस गई। धनीराम खांसने लगा और अपनी आंखों को मलने लगा। पूरा गांव सन्न रह गया। रामगढ़ में सेना की गाड़ी आना कोई आम बात नहीं थी। ट्रक के पीछे का पर्दा हटा और उसमें से एक एक करके जवान नीचे कूदने लगे। 6 फीट लंबे, चौड़े सीने, हाथों में इंसास राइफलें और आंखों में अंगारे। उनकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उनके भारी जूतों की आवाज ठक 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 सीधे दिलों पर चोट कर रही थी। सबसे आखिर में जो शख्स ट्रक से उतरा, उसे देखकर धनीराम के हलक से थूक नीचे उतरना बंद हो गया। वो थे कर्नल विक्रम सिंह। 6 फीट 2 इंच का कद, रौब ऐसा कि शेर भी रास्ता बदल ले। कर्नल विक्रम ने एक नजर उस भीड़ पर डाली, फिर दुकान पर बैठे सहमे हुए धनीराम पर, और अंत में उनकी नजर जमीन पर गिरी हुई शांति देवी पर पड़ी। शांति देवी अभी भी जमीन पर बैठी सिसक रही थी। कर्नल विक्रम के चेहरे की लकीरें सख्त हो गईं। उन्होंने अपने जवानों को एक इशारा किया। पलक झपकते ही 4 जवानों ने दुकान को चारों तरफ से घेर लिया। बाकी जवान भीड़ को पीछे करने लगे। कर्नल साहब लंबे डग भरते हुए शांति देवी के पास पहुंचे। वो अपने घुटनों पर बैठे, अपनी टोपी उतारी और बड़े ही सम्मान से शांति देवी के चरणों को स्पर्श किया। माँ जी। कर्नल की भारी और गूंजती हुई आवाज ने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। शांति देवी ने आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा।
वर्दी, वही वर्दी जो उनका बेटा पहनता था। उन्हें लगा शायद उनका अजय वापस आ गया है। उन्होंने कांपते हाथों से कर्नल का चेहरा छुआ। कर्नल विक्रम ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं अजय नहीं हूं माँ जी, लेकिन उसका भाई हूं। मेरा नाम विक्रम है। मैं और अजय एक ही यूनिट में थे। जिस दिन वो गए मैं उनके साथ ही था। शांति देवी का गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सिसकती रही। कर्नल ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उनके आंसू पोंछे। फिर उन्होंने अपने 2 जवानों को इशारा किया। 2 जवान दौड़कर आए और उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ शांति देवी को उठाया और पास ही पड़ी एक कुर्सी पर बिठाया। एक जवान ने अपनी पानी की बोतल निकालकर उन्हें पानी पिलाया। अब कर्नल विक्रम खड़े हुए। इस बार उनका रुख शांति देवी की तरफ नहीं, बल्कि राशन की दुकान की तरफ था। वो धीरे धीरे चलते हुए दुकान के काउंटर तक पहुंचे। उनके जूतों की आवाज अब मौत की घंटी जैसी लग रही थी। धनीराम पसीने से नहा चुका था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, एस साहब जय हिंद। वो मैं तो बस। कर्नल ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बस अपना हाथ काउंटर पर रखा और अपनी उंगली से उस राशन कार्ड की तरफ इशारा किया जो अभी भी धूल में पड़ा था। एक जवान ने दौड़कर वो कार्ड उठाया और उसे साफ करके कर्नल के हाथ में दिया। कर्नल ने कार्ड देखा, फिर धनीराम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, यह किसका कार्ड है? आवाज इतनी सर्द थी कि धनीराम की रूह कांप गई। वो उस बुढ़िया, मेरा मतलब है उन माता जी का है साहब। कर्नल ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा, तुमने उन्हें राशन क्यों नहीं दिया? धनीराम ने झूठ बोलने की कोशिश की। साहब राशन खत्म हो गया था, गोदाम खाली है, मैं क्या करता? कर्नल विक्रम के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने एक सूबेदार को इशारा किया। सूबेदार समीर और 2 जवान दुकान के अंदर घुस गए और पीछे के गोदाम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सच सामने आ गया। अंदर अनाज के सैकड़ों बोरे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। चावल, गेहूं, दाल, सब कुछ भरा पड़ा था। धनीराम का झूठ सबके सामने नंगा हो गया था। कर्नल ने गोदाम की तरफ देखा, फिर धनीराम की तरफ। खत्म हो गया था? धनीराम अब गिड़गिड़ाने लगा, साहब गलती हो गई, माफ कर दो साहब। वो स्टॉक रजिस्टर में नहीं था, मुझे लगा। कर्नल ने अचानक धनीराम का कॉलर पकड़ा और उसे गद्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया। मोटा धनीराम किसी चूहे की तरह कर्नल के हाथों में लटक रहा था। कर्नल ने उसे घसीटते हुए शांति देवी के सामने लाकर पटक दिया। तुझे पता है ये कौन है? कर्नल की आवाज अब गरज रही थी। पूरा गांव सांस रोके सुन रहा था। ये वो मां है जिसने अपनी कोख से एक शेर को जन्म दिया था, मेजर अजय सिंह, जिसने कारगिल की पहाड़ियों पर अकेले 10 दुश्मनों को मार गिराया था। जब तेरे जैसे लोग अपने घरों में रजाई ओढ़कर सो रहे थे, तब इसका बेटा -30 डिग्री में बर्फ में खड़ा होकर पहरा दे रहा था ताकि तू यहां सुरक्षित बैठकर बेईमानी कर सके। कर्नल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और तूने उस शहीद की मां को धक्के मारे। तूने उनसे पूछा कि उनके बेटे ने उनके लिए क्या छोड़ा। मैं बताता हूं उसने क्या छोड़ा। कर्नल ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। उसे खोला, उसमें अशोक चक्र चमक रहा था। उसने ये छोड़ा है, परमवीर, देश का सबसे बड़ा सम्मान। लेकिन ये लोहे का टुकड़ा इस मां का पेट नहीं भर सकता। ये सरकार की, समाज की और हम सब की जिम्मेदारी थी कि इस मां की आंख में एक आंसू भी ना आए। और तूने इनका मजाक उड़ाया। धनीराम अब कर्नल के पैरों में गिरकर रो रहा था। साहब मुझे मत मारो, मुझसे पाप हो गया, मैं अभी सारा राशन दे देता हूं। कर्नल ने उसे ठोकर मारकर दूर किया। राशन तो तू देगा, जरूर देगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तू सोच रहा है। कर्नल ने गांव वालों की तरफ मुड़कर देखा। आप सब यहीं खड़े थे ना? जब इस जानवर ने एक शहीद की मां को धक्का दिया, तब आप में से किसी का खून नहीं खौला। आप सबको अपने राशन की पड़ी थी। जिस बेटे ने आप सबकी आजादी के लिए जान दी, उसकी मां को आप सबने अकेला छोड़ दिया। धिक्कार है ऐसे समाज पर। गांव वालों की गर्दनें शर्म से झुक गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। कर्नल ने सूबेदार समीर को आदेश दिया, सूबेदार साहब, दुकान का सारा शटर गिरा दो। नहीं, बंद करने के लिए नहीं, पूरा गोदाम खाली करो। जवानों ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो गोदाम से बोरे के बोरे बाहर निकालने लगे। कर्नल ने धनीराम की तरफ देखा।
उठ और अपने हाथों से यह राशन गांव वालों में बांट। और सुन, एक भी पैसा किसी से नहीं लेगा तू। ये तेरी सजा है। आज इस दुकान का एक एक दाना, एक एक चावल का कण इस गांव के गरीबों में बटेगा। और सबसे पहले कर्नल खुद एक चावल की बोरी के पास गए। उन्होंने अपने हाथों से एक थैला भरा और शांति देवी के पास लाए। माँ जी, ये हक है आपका, ये भीख नहीं है, ये कर्ज है इस देश पर जो हम कभी नहीं चुका सकते। शांति देवी रो पड़ी। उन्होंने कर्नल के सिर पर हाथ रखा। कर्नल ने कहा, आज से आपको राशन के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मेरी यूनिट ने फैसला किया है, जब तक हम जिंदा हैं, हर महीने की पहली तारीख को राशन आपके घर पहुंच जाएगा। यह मेरा वादा है, एक फौजी का वादा। उधर धनीराम की हालत खराब थी। जवान उसे घूर रहे थे और वो कांपते हाथों से लोगों को राशन बांट रहा था। वो राशन जिसे वो ब्लैक में बेचकर मुनाफा कमाने वाला था, आज मुफ्त में लुट रहा था। उसका लाखों का नुकसान हो रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। गांव वाले जो कल तक धनीराम से डरते थे, आज उसे सबक सीखते देख रहे थे। लेकिन कर्नल की बातों ने उनके अंदर की इंसानियत को भी झकझोर दिया था। एक नौजवान लड़का भीड़ से निकलकर आया और शांति देवी के पैर छुए। दादी, मुझे माफ कर दो, मैं वहीं खड़ा था पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं परी को स्कूल छोड़ने जाऊंगा और घर का जो भी काम हो मैं करूंगा। धीरे धीरे और भी लोग आगे आए। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई माफी मांग रहा था। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। करीब 2 घंटे तक यह सिलसिला चला। दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। धनीराम जमीन पर पस्त होकर बैठ गया था। उसका घमंड, उसका लालच सब चकनाचूर हो चुका था। जाने से पहले कर्नल विक्रम ने धनीराम के पास जाकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं वर्दी में हूं और कानून मेरे हाथ बंधे रखता है। लेकिन याद रखना, मेरी यूनिट का नंबर मैं माँ जी को देकर जा रहा हूं। अगर इनकी आंख से एक भी आंसू गिरा या तूने इन्हें परेशान करने की कोशिश भी की तो अगली बार मैं राशन बांटने नहीं आऊंगा। अगली बार तेरा हिसाब करने आऊंगा। और वो हिसाब गणित वाला नहीं होगा, फौजी वाला होगा। समझ गया? धनीराम ने जोर जोर से सिर हिलाया। जी साहब, कान पकड़ता हूं, दोबारा गलती नहीं होगी। कर्नल वापस शांति देवी के पास गए। उन्होंने एक लिफाफा उनके हाथ में दिया। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, ये हमने अपनी तनख्वाह से जमा किए हैं परी की पढ़ाई के लिए। इसे मना मत कीजिएगा, ये एक बेटे का फर्ज है। शांति देवी ने लिफाफा लिया और कर्नल को गले लगा लिया। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कर्नल ने मुस्कुराकर उन्हें नमन किया। फिर वो पलटे और अपने जवानों को आदेश दिया, माउंट, गाड़ी में बैठो। सारे जवान एक लय में वापस ट्रक में चढ़ गए। इंजन फिर से गूंज उठा। कर्नल विक्रम ने खिड़की से हाथ हिलाया और ट्रक धूल उड़ाता हुआ वापस उसी रास्ते पर चला गया जहां से आया था। पीछे रह गए थे रामगढ़ के लोग, एक बदली हुई सोच और एक बहुत बड़ा सबक। धनीराम अपनी खाली दुकान में बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था और शांति देवी, वो अपने थैले में भरे राशन और आंखों में भरे सम्मान के साथ घर की तरफ चल पड़ी। आज उनकी चाल में वो झुकाव नहीं था। आज वो एक शहीद की मां की तरह चल रही थी, सिर ऊंचा करके। दोस्तों, फौज सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ती, फौज हर उस जगह खड़ी होती है जहां अन्याय होता है। उस दिन रामगढ़ ने देखा कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लेकिन हमें फौज का इंतजार क्यों करना पड़े? क्यों ना हम खुद अपने समाज के शांति देवी जैसे लोगों की ढाल बने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी और धनीराम को सबक मिल सके। अपने आसपास शहीदों के परिवारों का सम्मान करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए स्टोरी बाय नीलेश को सब्सक्राइब करें।